जय हिंद साथियों। आईएएस क्लास में हम उच्च न्यायालयों की चर्चा करते हैं। साथियों, भारत में सबसे बड़ा जो न्यायिक संस्थान है उसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। और उच्चतम न्यायालय से नीचे उच्च न्यायालय से नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उसके नीचे जो है छोटे न्यायालय, जनपद न्यायालय और ग्राम न्यायालय। तो एक भारत ने एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है, यानी पूरे भारत के लिए एक न्यायिक सिस्टम को अपनाया गया है। तो इस कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय जो सबसे बड़ा न्यायिक संस्थान होता है उसके नीचे उच्च न्यायालय काम करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक संस्थान है, न्यायिक सिस्टम है, न्यायिक प्रक्रम है, वह है उच्च न्यायालय। और साथियों, भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है और राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालयों की भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 214 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन वही आर्टिकल 231 में कहा गया है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संसद एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 231 में कहा गया है। इस बात को आप नोट करिएगा। आगे हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि देखिए 1862 में, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, 1862 में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो इस तरह से ये आजादी के पहले कुछ उच्च न्यायालय बने थे, अंग्रेजों ने उनको बनाया था अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए या भारतीयों के प्रयोग के लिए, वो बात की बात थी। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस स्थिति में जो उच्च न्यायालय है आपके देश में, थोड़ा सा उन पर चर्चा हो जाए। देखिए मित्रों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय अगर कह रहा है तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है, इसलिए भारत के एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र का अपना खुद का न्यायालय, वो है कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र? दिल्ली। आगे देखिएगा, गुवाहाटी 1948, गुजरात 1960, शिमला उच्च न्यायालय 1971, श्रीनगर उच्च न्यायालय 1943, बेंगलुरु उच्च न्यायालय 1884, केरल उच्च न्यायालय 1956, जबलपुर उच्च न्यायालय 1936, चेन्नई उच्च न्यायालय 1862, उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948, पटना उच्च न्यायालय 1916 और पंजाब उच्च न्यायालय 1947, राजस्थान उच्च न्यायालय 1949, सिक्किम उच्च न्यायालय 1975, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000, झारखंड उच्च न्यायालय 2000 और मेघालय उच्च न्यायालय 2013, मणिपुर उच्च न्यायालय 2013, त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019। देखिए, ये उच्च न्यायालयों की स्थापना का एक वर्ष हो गया, इन वर्षों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। आइए साथियों, हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। देखिए साथियों, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तो अवश्य होगा, ये तो कन्फर्म है। इसके बाद संसद आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, अन्य न्यायाधीशों की संख्या में कमी बढ़ोतरी कर सकता है। इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अन्य न्यायाधीशों की संख्या या अन्य खंडपीठों की संख्या या बेंचों की संख्या सबसे अधिक है। साथियों, आपको हमें भी बताना चाहेंगे कि न्यायाधीशों के लिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं संविधान में निर्धारित की गई हैं। वे क्या क्या हैं? वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, किसी न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक वह रह चुका हो। अगला जो है, किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राज्यपाल की दृष्टि में वह क्या हो? कानून का विशेषज्ञ हो, संविधान का जानकार हो। तो ऐसी स्थिति में जो है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखिए, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए उसको संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना आवश्यक है। वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा। आगे उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायाधीशों का कार्यकाल देखिए। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते हैं। इसके पहले, अभी हमने चर्चा कि इसके पहले जो है राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से वो अपने पद से हट सकते हैं और इनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जाता है 2/3 बहुमत के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर। अगर इन न्यायाधीशों के ऊपर कोई दोष आता है, वित्तीय अनियमितता का, सिद्ध कदाचार का, आचरण से संबंधित कोई मामला बनता है तो उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा। साथियों, आगे शपथ की चर्चा हो जाए। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश जो है भारत के संविधान की अनुसूची 3 द्वारा उल्लिखित शपथ ग्रहण करते हैं और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह शपथ जो है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। और मित्रों, इनका जो वेतन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन वो है 2.5 लाख रुपए महीना और अन्य न्यायाधीशों की जो का वेतन है वो है 2,25,000 रुपए प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है और यह वेतन इनको राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। इस बात को भी आप पॉइंट करिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों को मिलने वाला वेतन राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। इस बात को भी आप पॉइंट करिएगा। आगे न्यायाधीशों का स्थानांतरण देखिए मित्रों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चूंकि भारत का की जो न्यायिक सिस्टम है वो एक सिस्टम पे काम करती है, इसलिए न्यायाधीशों का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चेन्नई उच्च न्यायालय में, यानी भारत में जो 25 उच्च न्यायालय हैं इन न्यायालयों में न्यायाधीशों का जो है स्थानांतरण होता रहता है। इसके लिए राष्ट्रपति जो है एक कमेटी गठित करके उस पर विचार विमर्श करके इनका स्थानांतरण करते रहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों पर जो है प्रतिबंध भी लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालयों को छोड़कर कहीं भी ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। कुल मिला के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं या अन्य राज्यों के न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं, लेकिन उस राज्य में जिस राज्य में वो हैं वहां पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहां पे वकालत नहीं कर सकते। इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय का आइए आप थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखिए, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है तो वास्तविक रूप से इसका क्षेत्राधिकार अत्यधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बताना चाहेंगे जो पहला क्षेत्राधिकार है उसका अपीली क्षेत्राधिकार है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय सीधे मूल अधिकारों से संबंधित मामलों को अपने पास लेता है। इसके लिए आर्टिकल का निर्धारण किया गया 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है और 226 के तहत 5 रिटें जारी करता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जारी करता है। इस तरह से उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश 5 रिटें जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकारेक्षा, प्रतिषेध। इन 5 रिटों द्वारा उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह क्या करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए साथियों, आगे अपीली क्षेत्र निचली अदालतों के विरुद्ध, यानी अब उच्च न्यायालय से नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं तो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें भी उच्च न्यायालय सुनता है। इस बार ये उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी से मामले, फौजदारी से मामले
ये दोनों चाहे जिस तरह के भी मामले, हर तरह के मामलों को अपने विरुद्ध मंगाता है, उन पर कार्रवाई करता है, उन पर सुनवाई करता है। इस बात पर आप ध्यान रखेंगे आगे। और अगला जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। देखिए मित्रों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है, इसलिए उसके पास भी संविधान की रक्षा का दायित्व होता है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य विधानमंडल अथवा संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को, यदि वो संविधान में के तर्क संगत नहीं है या संविधान में किसी भी तरीके का कोई मामला ठीक नहीं लगता, असंगत हैं संविधान के धाराओं के, तो उन्हें असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है। मित्रों आगे आपको बताना चाहेंगे, अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय भी एक अभिलेखी न्यायालय है, अर्थात उच्च न्यायालय के भी जो निर्णय हैं, कार्रवाइयां हैं, सब साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, और ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें का प्रयोग किया जा सके। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए वो दंडित भी कर सकता है, इस बात को भी आप पॉइंटेड करिएंगे। और उसके बाद अधिकारियों की नियुक्ति व सेवकों की नियुक्ति। देखिए साथियों, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों, तमाम तरह के पोस्टेज हैं, इनकी नियुक्ति सेवा शर्तों को निर्धारित करने का काम उच्च न्यायालय का होता है। इसके लिए उच्च न्यायालय स्वतंत्र हैं, इन पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है साथियों। तो ये आप इस क्लास में उच्च न्यायालय पर हमने चर्चा की। हमें आशा है कि आपको इस बात हमारी समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों। मित्रों, न्यायपालिका के तीसरे स्टेप पे हम चर्चा करना चाहेंगे। प्रथम स्टेप पे उच्चतम न्यायालय, दूसरे स्टेप पे उच्च न्यायालय, और तीसरे स्टेप पे जनपद न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सत्र न्यायालय। तो ये हम तीसरे स्टेप पे यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को कहा जाता है, और ये अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा निर्देशित होती हैं, संचालित होती हैं, और प्रत्येक जिले में एक होती हैं। ये हम आपको भी स्पष्ट कर देना चाहेंगे। और इसका जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य किया गया है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य इसका उल्लेख किया गया। आगे आपको हम बताना चाहेंगे कि आइए हम इसके सिस्टम को थोड़ा सा समझें, किस तरह से ये न्यायालय काम करती हैं। क्योंकि जनपद न्यायालय को मुख्यतः 3 न्यायालयों में बांटा जाता है। एक को दीवानी न्यायालय जिसको सिविल कोर्ट कहा जाता है, दूसरी फौजदारी न्यायालय जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है, और तीसरी जो होती है राजस्व न्यायालय जिसे रेवेन्यू कोर्ट कहा जाता है। अब इसमें दीवानी न्यायालय जो होती है, जो जनपद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है साथियों, वह दोनों न्यायालयों को देखता है। जब वह दीवानी न्यायालय को देखता है तो उसको जो है जिला न्यायाधीश कहा जाता है, लेकिन वही न्यायाधीश जब फौजदारी मामले को देखता है तो उसको सेशन न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश कहा जाता है साथियों। और जिला न्यायाधीश की सहायता के लिए अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उसके कार्य को कम करने के लिए, बांटने के लिए अपर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है साथियों। और उधर सेशन जो न्यायाधीश होता है, सत्र न्यायाधीश की सहायता के लिए अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है साथियों। आगे आपको बताना चाहेंगे कि दीवानी न्यायालयों यानी जो दीवानी मामले होते हैं, इन मामलों में जो अपर जिला न्यायाधीश होता है उसके नीचे होता है सिविल जज, सिविल न्यायालय। उसके नीचे होता है लघु वाद जिसे खलीफा न्यायालय भी कहा जाता है। उसके नीचे होता है ग्राम न्यायालय। और फौजदारी मामलों में सेशन न्यायाधीश के नीचे होता है अपर सत्र न्यायाधीश। अपर सत्र न्यायाधीश के नीचे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, और लास्ट में अंतिम में न्याय पंचायत या न्याय ग्राम न्यायालय की बात। अब हम थोड़ा सा राजस्व रेवेन्यू कोर्ट की चर्चा कर ले। देखिए साथियों, रेवेन्यू कोर्ट जो होता है उसको राजस्व न्यायालय कहा जाता है, और इसमें सबसे जो ऊपर होता है उसको कहते हैं कमिश्नर मंडला आयुक्त। ये जो है सबसे ऊपर होता है। मंडलायुक्त की सहायता के लिए या उसके नीचे जिला
अधिकारी होता है, उसको डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। डीएम की सहायता के लिए उप जिला अधिकारी होता है, उसको एसडीएम कहा जाता है। एसडीएम के नीचे होते हैं तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार। ये जनपद न्यायालय का एक खाका हो गया, एक इसका सिस्टम के सिस्टम से काम करता है। साथियों आगे हम आपको जिला न्यायाधीश जनपद न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब उसे जिला जज, आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तब उसे सत्र न्यायाधीश। वही एक ही न्यायालय जब वहां बैठता है उसको दूसरा, यहाँ बैठता है तो दूसरा। लघुवाद न्यायालय देखिए साथियों, अभी अब हमने बताया दीवानी मामलों में एक लघुवाद होता है जिसको खलीफा कहते हैं। ये खलीफा न्यायालय, ये किराएदार मकान मालिक के बीच लफड़े जो होते हैं 25,000 रुपए तक का मामला का निर्णय किया जाता है। खलीफा न्यायालय अक्सर अधिकतर शहरों के मामलों का निपटारा किया करते हैं। और ग्राम न्यायालय देखिए अभी हाल में जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया और 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था पूरे भारत में की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है निचले स्तर तक निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था प्रदान करना। निःशुल्क न्यायिक जो है वो अधिकार प्रदान करने की बात कही जाती है। हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कुटुंब न्यायालय, जिसे परिवार न्यायालय भी कहा जाता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा कुटुंब न्यायालयों का गठन किया गया। इस न्यायालय द्वारा परिवार के छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा किया जाता है। साथियों आगे आपको हम बताना चाहेंगे लोक अदालतें। देखिए साथियों लोक अदालतें, देखिए होता क्या है, कभी कभी मामले, दीवानी मामले अक्सर लंबित बहुत होते हैं। वो कहीं न कहीं से 100 सालों तक उल्लेख मिलता है कि बाप लड़ा, बाप के बाद उसका बेटा लड़ा, उसका नाती लड़ा, उसका पौत्र प्रपौत्र सब लड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मामले का अंत नहीं हो पा रहा है। ये दोनों कहीं न कहीं से न्यायिक उलझनों में फंसाए रहते हैं वकीलों के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ व्यवस्था की गई विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ध्यान दीजिए, विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 द्वारा लोक अदालतों के गठन की बात कही गई। और इसके अंतर्गत ये कहा गया लोक अदालत कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक आपसी समझौते द्वारा तीव्र और सरलता से न्यायिक सुलभ कराने की एक व्यवस्था प्रोसेस में की गई थी। साथियों यानी न्यायिक झंझट से मुक्त, यहाँ एक जज होगा, पक्ष विपक्ष होंगे, न वकील होंगे, वकीलों की कोई आवश्यकता नहीं थी, वकील ही झगड़े को लगाते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो वर्तमान में उसके बाद वर्तमान में सेवानिवृत्त न्यायाधीश या इसका पीठासीन होता है, एक न्यायाधीश होता है, या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या वर्तमान न्यायाधीश हो, तो उसकी देखरेख में दोनों पक्षों को बैठाकर मामले को खत्म कर दिया जाता है। यह लोक अदालतें कही जाती हैं। इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। प्रथम लोक अदालत जो है 26 नवंबर 1980 और न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती, इनकी जो है देखरेख में व्यवस्था की गई थी। साथियों तो ये लोक अदालतें बहुत ही लोकप्रिय हुई। तो कहीं न कहीं से न्याय का सही अगर देखा जाए तो लोक अदालतों में ही देखा जाता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष गलत काम करने वाले अगर जब बैठाए जाएंगे तो उनकी नजरें निश्चित रूप से नीचे गिर जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये काफी लोकप्रिय हुआ लोक अदालत। तो साथियों इस क्लास में हमने आपसे चर्चा की अधीनस्थ न्यायालयों की, और ये पूरी तरह से न्यायिक सिस्टम का अंतिम अध्याय था, ये खत्म हुआ। जय हिंद साथियों।